ग्रेट ब्रिटेन, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट वाला राग पश्चिमी देशों की तरफ से हमेशा से आई मी एंड माई सेल्फ वाला स्टैंड रहा है। वहीं हालिया कुछ सालों में हमने देखा है कि भारत की विदेश नीति का पहला मंत्र हमेशा देश का हित सबसे ऊपर पहले रहने का मंत्र है। तो क्या द ग्रेट इंडिया स्टोरी का लिखने का अपना टाइम आ गया है? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वो वक्त आ गया है कि जब जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इंडिया हैज अराइव्ड एट द वर्ल्ड स्टेज। अभी तक क्या था कि पिछले 10 सालों के ऊपर की बात करें, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक सरकारी नौकर रहा हूँ। 2014 में रिटायर हो गया, इसलिए मोदी जी से मेरा कोई संबंध भी ऐसा नहीं है। उनके साथ हम टेंडर में काम किया, लेकिन मैंने ये देखा है कि 10 साल पहले तक जो हमारी विदेश नीति वो एक डिफेंसिव पॉलिसी। पाकिस्तान कहता था कि श्रीनगर हमारा है, आपके जो है मकबूजा कश्मीर जिसको कहते हैं वो हमारा है। हम कहते थे नहीं नहीं ये हमारा है, और पीओके भी हम लेके रहेंगे, कभी कभी हम कहेंगे। अब अगर पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर का ये हिस्सा हमारा है, तो हम कहते हैं ये हिस्सा तो हमारा है ही, और जो आपके पास है वो भी हमारा है और वो हम लेके रहेंगे। और आप पहले अपने घर में देखिए कि आपके कहाँ बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पीओके में क्या हो रहा है, केपी में क्या हो रहा है। तो ये चीजें, और जैसा कि आपने कहा कि अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं। 20 साल पहले की मैं अंदाजा करता हूँ कि 20 साल पहले क्या था कि हम एक गरीब, पिछड़े, अल्प विकसित देश माने जाते थे। और जिस ये था कि हाँ भाई एक इंडिया है कहीं पर एशिया में, लेकिन उसको अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी शायद नहीं मालूम होता था बात वक्त की नई दिल्ली क्या है। क्योंकि वैसे भी अमेरिकन लोग, माफ कीजिएगा, अमेरिकन जनरल नॉलेज के मामले में 0 से भी नीचे होते हैं आज भी। तो लेकिन अब क्या है कि अब हम मिडिल लेवल की शक्ति से ऊपर उठ करके हम ग्लोबल पावर की ओर बढ़ रहे हैं। और अब हमारी बात न सिर्फ गंभीरता से सुनी जाती है, कई बार मानी भी जाती है। ये फर्क आ गया है आपके भारत में और पिछले भारत में। अभी जैसे गौरव वल्लभ जी ने काफी आपको विस्तार से समझाया कि भारत की आर्थिक नीति कहां से कहां तक पहुंची। अब हमारी नीति यह है कि आप देखिए, हम चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे इजराइल हो, हम सबके सामने हिंदी में एक शब्द आता है, वो इसके लिए समीचीन नहीं होगा, मुंहफट। मुंहफट नहीं है, हम सही बात कर देते हैं, हम मुंह पर बात कर देते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। हमने अमेरिका को भी देखिए और रूस को भी, और अभी नरसों 3 तारीख को यूनाइटेड नेशंस के में जो वोटिंग हुई उसमें हमने इजराइल के खिलाफ किया, जबकि इजराइल के साथ हमारे अच्छे संबंध है, फिलिस्तीन के साथ भी संबंध। हम ऐसी स्थिति में आ चुके हैं कि हमारी बात मानी जाती है बाद वक्त, और ऐसी स्थिति में आ चुके हैं कि लोगों को ये विश्वास हो गया है कि हम किसी एक के साथ या किसी एक के खेमे के साथ बढ़ते हैं। ये स्थिति हमारे लिए बड़ी सुखद है। मुझे नहीं मालूम कि ये सुखद स्थिति कब तक बनी रहेगी, लेकिन अब तक तो फिलहाल पिछले इतने सालों में बनी हुई है और आशा है कि वो रविंद्र सर, मेरा सवाल आपसे है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गहरे मित्र माने जाते हैं, लेकिन जिस तरह से ट्रंप पद संभालने से पहले ही तमाम तरह की चेतावनियां दे रहे हैं, उससे भारत अमेरिका संबंधों पर कुछ विपरीत असर पड़ेगा क्या? थैंक यू। मेरे पास एक 2 मिनट की प्रेजेंटेशन भी है, जी हाँ, आप ऑन कर दीजिएगा, पर आपके प्रश्न का पहले उत्तर दें। डेफिनेटली पड़ेगा। ट्रंप के आने से हमें अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, चैलेंज भी आएगा और क्राइसिस भी आएगा। इंडिया और अमेरिका की दोस्ती अच्छी है, नेचुरल अलायंस है, पर ऑलरेडी हमारी फ्रिक्शंस भी चलती हैं, और हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट पे चलता है। हम भी चलेंगे, ट्रंप भी चलेंगे। अभी जो सबसे पहला आएगा 20 जनवरी के बाद, वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालने की बात कर रहे हैं, करीब 10 मिलियन अमेरिका में है, उनमें से शायद करीब 1 करोड़, उनमें से करीब 8-9 लाख इंडियन ओरिजिन के भी हैं।
अनडॉक्यूमेंटेड। अब उनको अगर अरेस्ट होकर के डिपोर्ट करना शुरू कर दिया तो वो भी एक फ्रिक्शन आएगी, राइट। उसके अलावा अमेरिका जब कहता है कि मैं पूरी दुनिया पे 10% लगाऊंगा, वो लगाएगा, हम भी लगाएंगे। बट एट द सेम टाइम तो ये चुनौतियां आएंगी, हमें इनको हैंडल करना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। पर कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। ट्रंप कहीं कुछ ऐसे कर देंगे जिसमें हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने रिश्तों को अमेरिका के साथ और बढ़ाने की या अपनी पोजीशन की। इस पॉइंट में मैं अपनी पीपीटी पे बता रहा हूं सर। ये कहा जाता है कि आज की दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मेरा ये मानना और कहना है कि ये परिभाषा गलत है। दुनिया में इस समय कोई ऑर्डर नहीं बन रहा जहां देखिए सब लोग उथल पुथल रहे। तो व्हाट आई पुट आउट नेक्स्ट प्लीज कि एक तो ऑप्टो पॉलिटिक्स चल रही है, जियो पॉलिटिक्स के ऊपर ऑप्टिक्स, आपकी मीडिया लेयर हो गई है। तो दुनिया में जो हमें पता चल रहा है ऑप्टो पॉलिटिक्स, असलियत क्या है वी डोंट आल्सो नो एट टाइम्स। नेक्स्ट प्लीज। सबसे बड़ी जो चीज चल रही है वो है इस समय अमेरिका और चाइना के बीच में रेस। अमेरिका नंबर 1 एम्पायर है, अमेरिका ने ठान लिया मैं कभी नंबर 1 से नीचे नहीं उतरूंगा। चाइना नंबर 2 है, तेजी से बढ़ रहा है और कहते हैं रोक सको तो रोक लो। दिस इज द बिग वॉर हैपनिंग इन द वर्ल्ड टुडे। नेक्स्ट प्लीज। सो आज की दुनिया में अलग अलग पार्टनरशिप्स हो रहे हैं, दोस्ती भी है, दुश्मनी भी है, जैसे हमारी मल्टी अलाइनमेंट, मल्टीपोलैरिटी, हर देश अपने एंगल से देख रहा है। नेक्स्ट प्लीज। तो दुनिया में एक ये नया मैट्रिक्स बन रहा है, मेरा मानना है इंटरकनेक्टेड है, कोई छोटे कोई स्ट्रॉन्गर एक्सेट्रा। और अमेरिका अपने को इस मैट्रिक्स के बीच में कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी सोचता है कि, और ये एक तरह से वापस जंगल राज फ्यूडलिज्म की तरफ जा रही है दुनिया। अमेरिका जैसे होते थे महाराजा, राजाओं के राजा, भाई राजा हो तो हर देश के तुम्हें जो करना है करते रहो, पर मैं महाराज हूं, मेरे को सलाना ये देते रहो। तो अमेरिका उस मोड में जा रहा है, सक्सीड हो रहा हो बता दी। नेक्स्ट प्लीज। तो एक नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है, हम भी बना रहे हैं। हम रशिया से पार्टनरशिप कर रहे हैं, चाइना से भी डील कर रहे हैं, दुश्मनी भी एक तरह से हमारी, इजराइल, पैलेस्टाइन, इराक, अमेरिका। तो ये एक मैट्रिक्स सा बन रहा है। नेक्स्ट प्लीज, छोड़िए प्लीज। नेक्स्ट। अब जहां तक बात अमेरिका की, अमेरिका में कहा जाता है पिछले 200 सालों से कि अमेरिका की जो कल्चर है ना, एक मेल्टिंग पॉट है कि लोग अलग अलग देशों से आते हैं और वो सब अमेरिकन वैल्यूज के बन जाते हैं। परंतु तो आज की अमेरिका एक बॉक्सिंग रिंग बन गई है। दो पक्ष हो गए हैं, एक तरह के कल्चरल वॉर्स हो गई है। मागा ट्रंप की एक तरफ, दूसरी तरफ लिबरल्स की। नेक्स्ट प्लीज। बाय द वे ये मैंने 2 किताबें 4 जनवरी को लिखी थी। ट्रंप जीता तो ये, कमला जीती तो ये, अमेरिका का रास्ता इधर गया तो वैसे गया। नेक्स्ट प्लीज। फिनिश फैक्ट्स। तो ये ट्रंप वाली किताब मेरी 20 जनवरी को आ रही है। इसमें आई एम लुकिंग एट कि ट्रंप से डील कैसे करो, एंड बाय द वे डील कर सकते हो जी, नेगोशिएट कर सकते हो। ट्रंप न्यूयॉर्क की रियल एस्टेट का डेवलपर है, वहां पर इसने माफिया से डील करा, डील्स नेगोशिएट करी, ट्रेड यूनियन से करा। वहां पर नेगोशिएशंस कैसे होती है वो देखिए, ये डील मेकर है। एक लास्ट पॉइंट, रिपब्लिकन्स के अंदर कहा जाता है कुछ के द्वारा कि ट्रंप अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है चाइना के हिसाब से, यानी कि ट्रंप जो है ना चाइना से वॉर नहीं करेगा, ट्रंप तो चाइना से डील कर लेगा। जबकि अमेरिका में बहुत लोग हैं जो सोचते हैं कि अगर सुपर पावर रहना है हमें चाइना से जंग में जाना होगा। थैंक यू। मेरा सवाल आपसे रविंद्र आपसे ही कि पुराना शेर है, ना खुदा मिला ना वैसाले सुना, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। भारत की तरफ से पड़ोस पहल यानी नेबरहुड फर्स्ट वाली नीति का जिक्र किया जाता है। इसमें हमने कुछ बड़े देशों को तो दूर किया है, तो वहीं श्रीलंका, मालदीव के बाद बांग्लादेश संकट को देखते हुए भारत को क्या फिर से इस पर विचार करने की जरूरत है? थैंक यू। डेफिनेटली बहुत विचार करने की जरूरत है, बड़े कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजेस हैं ऑनेस्टली हमारे। बट हमें एक चीज और देखनी है, हमारे जो पड़ोसी देश है वो ट्रेंड है, एक सरकार आती है जब वो मानो प्रो इंडिया होती है, वो सरकार गिरती है, दूसरी सरकार जब आती है ऑपोजिशन वो प्रो चाइना होती है। आप हर जगह देख लीजिए, नेपाल में, श्रीलंका में, इवन बांग्लादेश में इस समय, लाइक मालदीव्स में। तो ये पैटर्न चला आ रहा है काफी वर्षों से हमारा। बट सेकेंडली
इस समय आई थिंक हमें सबसे बड़ा खतरा डेंजर वही तो है कि बांग्लादेश का खतरा पाकिस्तान में बन जाए, हमें उसे प्रिवेंट करना है और उसकी प्रिवेंशन में डेफिनेटली हमारी सरकार करनी पड़े। एट द सेम टाइम आई थिंक कई बार हम लोग जरा ज्यादा जैसे पाकिस्तान सब कहते हैं ऊपर ये ज्यादा हम बोल जाते हैं। हमें बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते हमारी सरकार को जिस एंगल से डील करे, पर हमारा जो नैरेटिव होना चाहिए अपने देश के अंदर, हमें ये प्रिज्यूम नहीं करना शुरू कर देना चाहिए बांग्लादेश हमारा कोई दुश्मन है। हम ये मानना शुरू कर देंगे तो बन जाएगा पाकिस्तान। दैट्स माय वरी। जी मेरा आपसे प्रश्न ये है कि दुनिया में तमाम तरह के संघर्ष छिड़े हुए हैं, लेकिन इनको सुलझाने में संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह विफल नजर आ रहा है। इसलिए ये प्रश्न उठता है कि ऐसे में इस वैश्विक संस्था की प्रासंगिकता आखिर क्या रहेगी? लेकिन मैं इसका जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे इतिहास में जाऊंगा। 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, उससे पहले कोई ऐसी संस्था नहीं थी। पूरी दुनिया के देशों के को ये अवसर दे को मिल के बैठे बातचीत करें, समस्याओं के समाधान का प्रयास करें। उस वक्त लीग ऑफ नेशंस बना। 1939 में युद्ध शुरू होने के बाद वो भी समझिए खत्म हो गया और उसका उत्तराधिकारी संयुक्त राष्ट्र। हमें ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी संस्था हो, वो सफल या असफल स्वयं नहीं होती। सफल या असफल उसके प्रमोटर्स के हिसाब से, उसके मेंबर्स के हिसाब से होते हैं। अब अगर आप ये कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र असफल हो गया है जी, तो मैं इसकी तुलना एक पुलिस से करता हूँ जी। आप कहते हैं, हम अक्सर कहते हैं साहब पुलिस नाकारा है, पुलिस ये नहीं कर रही, पुलिस वो नहीं कर रही। एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर पुलिस न हो इस देश में तो क्या हालत है? क्या स्थिति बेहतर होगी या बदतर? संयुक्त राष्ट्र अपनी लिमिटेशन जितना कर सकता है कर रहा है। अब समस्या ये है कि उसकी लिमिटेशन कितनी है। 5 देश हैं सिक्योरिटी काउंसिल के जो वीटो पावर्स हैं। अब अगर रूस के खिलाफ 4 देश प्रस्ताव करते हैं तो रूस उसको वीटो कर देता है, आराम से बैठता है। तो अब उसकी संरचना ही ऐसी हो गई है कि वो कुछ कतिपय देशों के ही बात मानी जाती है। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र की गलती नहीं है, लेकिन तब भी देखिए संयुक्त राष्ट्र ने कुछ काम इतनी लिमिटेशन में भी रखते हुए किया है। जैसे यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस और देशों के उससे लेके कई देशों में संयुक्त राष्ट्र ने काम किया। संयुक्त राष्ट्र सिर्फ संघर्ष को खत्म करने का काम ही नहीं करता, संयुक्त राष्ट्र और भी काम करता है। हेल्थ में, ह्यूमन राइट्स में, एजुकेशन में, इकोनॉमिक में, ये सब काम करता है। अब ये बात दूसरी है कि उसको उतना काम करने नहीं दिया जाता। आपको पता होगा शायद कि संयुक्त राष्ट्र के एक चार्टर के हिसाब से हर सदस्य देश को अपनी जीडीपी का 1% देना होता है। कोई भी देश 1% नहीं दे रहा, सिर्फ भारत और 1-2 और देशों को छोड़ के। सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका 0.7% से भी कम दे रहा है। तो ये तो कंट्रीब्यूशन पे चल रही है संस्था। अगर आप पैसा ही नहीं देंगे और कोई ये कहेगा, आपको याद होगा कि 1970s में जब नॉन अलाइन्ड मूवमेंट काफी तेजी से उभरा था तो अमेरिका ने यहाँ तक कर दिया था कि हम न्यूयॉर्क से या अमेरिका से संयुक्त राष्ट्र को बाहर कर देंगे। ये धमकी। तो अगर ऐसी स्थिति है तो कोई भी संस्था काम नहीं कर सकती। हाँ, ये चीज है, अब टाइगर तो है, शेर है, लेकिन बिना दांतों का शेर बना दिया गया उसको, तो वो क्या करेगा? अब 4 साल बाद जब उसके उनकी बारी आती है सेक्रेटरी जनरल को चुनने की, तो वहां पर लॉबिंग होती है। तो ये पॉलिटिक्स का अड्डा बन गया है। इसमें संस्था की गलती नहीं है, इसमें उन लोगों की गलती है जिन्होंने इस संस्था को शुरू किया और अपने निहित स्वार्थ के लिए उसका उपयोग किया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।